हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनुपम मिश्र का निबंध आज भी खरे हैं तालाब। इस निबंध में तालाब जो दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं और आगे आने वाला समय क्या आएगा उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है, क्योंकि पानी भविष्य में एक चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। धीरे धीरे जो जल स्रोत, जो पानी के सोर्सेज हैं, वो सूखते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी की अहमियत तेल की तरह हो जाएगी। इसी में ही उन्होंने तालाबों की अहमियत पर प्रकाश डाला है कि जल संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वो कहते हैं कि पहले के राज में, जब राज और समाज के बीच एक शब्द था, दूरी। राज यानी राज्य करने वाले लोग, और समाज के बीच में एक छोटा सा शब्द था, दूरी। इसका कोई हिसाब नहीं। फिर जब यह दूरी एक तालाब की नहीं, 7 समंदर की हो जाए, तो फिर उसके बारे में हम क्या कहेंगे। मतलब अंग्रेज 7 समंदर पार से आए और हमारे यहाँ उन्होंने राज किया, और राज और समाज के बीच में क्या बन गई, एक दूरी बन गई। और अब इसमें वो कहते हैं इससे बड़ा बुरा समय क्या होगा, जिसमें पहले के हमारे राज में क्या था, स्वामी और दास में कोई अंतर नहीं था, पर अंग्रेजों के बीच में एक स्वामी था और एक दास था। मतलब उसमें कैटेगरी में लोग बंटे हुए थे, और उन्होंने यहाँ आकर भी क्या किया, जातियों मतलब लोगों में यही भेदभाव आ गया। यहाँ जाति का समाज था और राजा जरूर थे। अब हमारे यहाँ क्या था, जातियों का समाज था, राजा जरूर थे, पर राजा और प्रजा के संबंध अंग्रेजों के अपने अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। क्योंकि राजा राज करते थे, पर सबसे राय लेकर सबकी एक सहमति होती थी, और उसमें अपने संयोजन से वे समाज के हित के लिए सब काम करते थे। राज तो सिर्फ उसमें सहायक होता था। राज यानी जो राज्य है वो तो सिर्फ सहायक होता था, नाम का था, पर लोग मिलजुल कर सब काम करते थे। पानी का प्रबंध करना हमारे लोगों में, मतलब हमारे समाज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी का प्रबंध करना, यानी हमारे समाज के कर्तव्य की एक बूंद थी कि सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी समाज से वो लोग जुड़े हुए थे और उनके लिए पानी की व्यवस्था करना मतलब अपना कर्तव्य था। उनका कर्तव्य था कि पानी की व्यवस्था उन्हें करनी है। पर अगर वो बूंदें ही अलग हो जाएं, कर्तव्य जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बूंदें ही सागर से अलग हो जाएं, तो क्या होगा, न सागर रहे न बूंद बची। क्यों? क्योंकि अंग्रेज 7 समंदर पार से आए, उन्होंने अपने अनुभव से यहाँ पर अपना ही राज किया, और उन्होंने उनके राज्य में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जो यहाँ से पहले से राज्य चल रहा था ना उसमें। और राज में दस्तावेज जरूर खोजने की कोशिश की, लेकिन वैसे रिकॉर्ड राज में रखे नहीं जाते थे। दस्तावेज यानी जो कागजात सब, उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश की, पर उस राज्य में तब कोई दस्तावेज थे ही नहीं। रिकॉर्ड मतलब रिटर्न में तो लिखा हुआ ही नहीं था। लोग अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर सब काम पूरा करते थे, तो उन्हें कोई दस्तावेज वहाँ नहीं मिले और उन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाए। अंग्रेजों ने देश के अनेक भागों में घूम फिरकर अंग्रेजों में ने कुछ या काफ़ी जानकारियाँ एकत्र की, लेकिन सारा अभ्यास कुतूहल से ज़्यादा नहीं था। उसमें कर्तव्य के सागर, जो कर्तव्य का सागर था उनका, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा समुद्र था, और उसकी बूंदों को समझने की उसमें दृष्टि ही नहीं थी, क्योंकि कहीं लिखा हुआ तो नहीं था। इसीलिए विपुल मात्रा में जानकारियां एकत्र करने के बाद जो नीतियां बनी, उन्होंने तो इस सागर और बूंद को अलग ही कर दिया।
तो इससे तात्पर्य क्या है कि सागर, लेखक ने सागर किसके बारे में कहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सागर जो था उसमें पानी की भी एक चिंता थी, पानी की भी एक बूंद थी जिसे वे हमेशा पूरा करते रहते थे। पर जब ये आए अंग्रेजों को कोई दस्तावेज, कोई रिकॉर्ड तो मिले नहीं और उन्होंने अपनी तरह से अपना काम किया। और अंग्रेजों के बाद जो पतन का दौर, अंग्रेजों के बाद भी पतन का जो दौर आरंभ हुआ ना, पर 19वीं शती और 20वीं शती में तो और भी भयानक रूप हुआ उसका। जो पानी के तालाब थे वो कहाँ कहाँ, मतलब कैसे सूख गए, मतलब वहाँ पे क्या क्या बन गया, इंडस्ट्रियाँ आ गई, ये आ गए, और तालाब सब धीरे धीरे खत्म होते गए। अब कई जगहों तालाब के लिए बहुत अच्छे काम भी चल रहे थे, जैसे दुर्ग और राजनांद गांव में 1907 तक भी बहुत बड़े बड़े तालाब बन रहे थे। तांदुला नामक तालाब 11 वर्ष तक लगातार चले काम के बाद तैयार हुआ था, और इससे सिंचाई के लिए निकली नहरों नालियों की लंबाई इसमें कितनी थी, 1513 मील थी। अब जो लोग समाज को टिकाए रखने के लिए काम कर रहे थे उन्हें दूसरों की कूटनीति कैसे पता चलेगी, पर अंग्रेजों ने उनको भी चुनौतियां दी, और सांसी भील जैसी स्वाभिमानी जातियों को इस टकराव के कारण अंग्रेजी राज ने ठग और अपराधी भी कह दिया। यानी अंग्रेजों ने उन्हें अपना निशाना बनाया जो लोग काम कर रहे थे, और उस ढांचे को दुत्कारा। ये सब षड्यंत्र ही तो था, वह तो इस नई दृष्टि का सहज परिणाम था, और दुर्भाग्य से नई दृष्टि हमारे समाज के उन लोगों को भा गई और जो पूरे मन से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। नई रीति कई लोगों को भा गई, और जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे वो लोग दूसरों कूटनीति में जुड़ गए। मतलब उन्होंने क्या किया, कितने सारे बाद में वो किस बात में आ गए कि तालाब नष्ट कर दिए जाएं। और क्या हुआ, जो गुणीजन लोग थे, जो समाज के अभ्यस्त लोग थे, वो धीरे धीरे अकुशल कारीगर घोषित कर दिए गए, और बहुत से लोग अब अनपढ़, असभ्य, अप्रशिक्षित घोषित कर दिए गए। अब नए राज और उसके प्रकाश के कारण चमकी नई सामाजिक संस्थाएं अब सामने आई, और आज़ादी के बाद की सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और आंदोलनों ने लज्जाजनक प्रवृत्ति जारी रखी, और उस गुणी समाज के हाथ से पूरा पानी का प्रबंध ही छीन लिया। क्योंकि वो गुणी समाज, अभ्यस्त हाथ क्या थे, वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे थे। वो राज करते थे पर अपना समाज के साथ सहयोग बनाकर उनसे पूछताछ करके सब काम करते थे। अब सन 1800 में मैसूर राज दीवान, वहाँ पर कितने तालाब थे, 39,000। कहा जाता है कि वहाँ किसी पहाड़ी की चोटी पर एक बूंद भी गिरे ना तो वो भी बूंद जमा होती थी। मतलब कहीं पानी आए तो एक घाटी के इस तरफ, एक घाटी के उस तरफ। समाज के अलावा राज भी इन उम्दा तालाबों की देखरेख के लिए कितने लाखों रुपए खर्च करते थे। राज यानी वही जो राज करने वाले लोग। पर राज बदला, अंग्रेज आए, उन्होंने फिजूल खर्ची को रोका। 1831 में राज की ओर से तालाबों के लिए दी जाने वाली राशि को काटकर आधा कर दिया गया, और 32 बरस तक, 32 ईयर्स तक नए राज की कंजूसी को समाज अपनी उदारता से ढककर रखे रहा। तालाब लोगों के थे, लोगों के ही तालाब थे ना, इतने सालों से वो उनको सहेज कर रख रहे थे। सो राज से मिलने वाली मदद से कम हो जाने से, कहीं कहीं बंद हो जाने से समाज में तालाब धीरे धीरे बंद होते गए। बरसों पुरानी स्मृति ऐसे ही नहीं मिट जाती। 32 बरस बाद 1863 में, 1863 में वहाँ क्या हुआ, PWD बना और सारे तालाब छिन गए, और किन्हें सौंप दिए गए, PWD को। और प्रतिष्ठा पहले ही उन्होंने ले ली थी, जो सब राज कर रहे थे वहाँ पर उनसे। और 39,000 तालाबों की दुर्दशा का किस्सा बहुत लंबा है,
पीडब्ल्यूडी से काम नहीं चला तो सिंचाई विभाग बना, फिर सिंचाई विभाग से काम नहीं हुआ तो फिर वो पीडब्ल्यूडी को ही सौंपा गया। वही रख रखाव और काट छांट सब करते थे। इधर दिल्ली तालाबों की दुर्दशा की नई राजधानी बन चला। अंग्रेजों के आने से पहले वहाँ भी 350 तालाब थे। इन्हें भी राजस्व के लाभ हानि की तराजू पर तौला गया। कमाई न देने पाने के कारण तालाब राज के पलड़े से बाहर फेंक दिए गए। यानी दिल्ली में भी तालाबों की ऐसी दुर्दशा हुई, पहले सभी बड़े शहरों में और फिर छोटे छोटे गांवों में। अब क्या आया, नल आ गए। नल आ गए, वहाँ शादियों में गीत भी गाए जाते थे कि गारियों विवाह गीतों में दिखाई देता था, वो गाती थी, फिरंगी नल मत लगवाए दियो। फिरंगी यानी अंग्रेज, अब नल मत लगवाए दियो। पर जगह जगह तालाब, कुएं और बावड़ियों के बदले अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वाटर वर्क से पानी आने लगा, नल लगा दिए गए। और पर वो कहते हैं कई जगह अब जहाँ पर तालाब थे उनको बंद कर दिया गया था ना, तो पानी सब जगह ऐसे भर जाता था, बाहर निकल कर गाँवों की दुर्दशा होने लगी थी। तो वो कहते हैं पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। तालाब हथिया कर बनाए गए नए मोहल्लों में वर्षा के दिनों में पानी भर जाता, फिर वर्षा बीतती नहीं कि इन शहरों में जल संकट के बादल छाने लगते। और जिन शहरों के पास थोड़ा पैसा था उन्होंने अपनी ताकत और इससे क्या किया, पानी को छीनकर अपने नलों को किस तरह चला रहे थे, किसी और के पानी को छीनकर अपने नलों को चला रहे थे। बाकी की हालत तो हर साल बिगड़ती जा रही थी। शहरों को पानी चाहिए पर पानी दे सकने वाले तालाब ही नहीं थे। तब पानी ट्यूबवेल से ही मिल सकता था। इसके लिए बिजली डीजल के साथ साथ उसी शहर के नीचे पानी चाहिए। मद्रास जैसे कई शहरों का दुखद अनुभव यही बताता है कि गिरता जल स्तर सिर्फ पैसे और सत्ता के बल पर थामा नहीं जा सकता। और कुछ शहरों ने तो दूर बहने वाली किसी नदी से पानी उठाकर लाने के बेहद खर्चीले तरीके भी अपनाए, नगर पालिकाओं पर इतना खर्च किया। इंदौर का ऐसा ही एक उदाहरण है। यहाँ दूर बह रही नर्मदा का पानी लाया गया। योजना का पहला चरण छोटा पड़ा तो एक स्वर से दूसरे चरण की मांग उठी और सन 1993 में तीसरे चरण के लिए आंदोलन चल रहा था। इसमें सारी पार्टियां भी साथ हुई और 34 डेज तक सत्याग्रह हुआ। अनोखी लाल जी इसके मुख्य पात्र थे। और इस इंदौर में अभी कुछ पहले तक बिलावली जैसा तालाब था जिसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज के गिर जाने, यानी जो तालाब था ना उसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज के गिर जाने पर नौसेना के गोताखोर उतारे गए थे। वे डूबे जहाज को आसानी से खोज नहीं पाए। और फिर बाद में तो अब इसमें ये बताया कि इंदौर के पड़ोस में देवास शहर का भी एक ऐसा ही विचित्र किस्सा है कि 30 वर्ष में यहाँ के सभी छोटे बड़े तालाब भर दिए गए। देवास में भर दिए गए यानी ख़त्म कर दिए गए 30 वर्ष में। उन पर मकान कारखाने खुल गए, लेकिन तब फिर पता चला कि इन्हें पानी देने का कोई स्रोत ही नहीं बचा। तो शहर के खाली होने की खबरें छपने लगी। शहर के लिए पानी जुटाना था, अब पानी कहाँ से लाएं? तो देवास के तालाबों कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर 10 दिन काम चलता रहा। अब पानी कहाँ से आने लगा देवास में? रेलवे से, रेल के डिब्बों में पानी इंदौर से देवास 50 टैंकर रोज़ पहुंचाए जाते थे। और उसके लिए मतलब रेलवे स्टेशन आया और नर्मदा का पानी पीकर इस योजना का उद्घाटन किया गया। रेल का भाड़ा हर रोज़ 40,000 रुपया देना पड़ता था, बिजली का सब कुछ लगता था। तो पानी के मामले में बेवकूफ़ी के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लेखक कहते हैं। और 600 बरस पहले लाखा बंजारे द्वारा बनाए गए सागर नामक एक विशाल तालाब के किनारे बसे इस शहर का नाम भी सागर ही हो गया था। आज यहाँ भी सारी संस्थाएं हैं, जो नगर पालिका है, रेजिमेंट है। पर एक बंजारा यहाँ आया, एक बंजारा मतलब कहाँ पर, सागर, एमपी के सागर, इसमें शहर में, और विशाल सागर बनाकर चला गया। लेकिन नए समाज की 4 साधन संपन्न संस्थाएं इस सागर की देखभाल नहीं कर पाई। और पर एक अनपढ़ माने गए बंजारे ने सागर को क्या बना दिया? बंजारे के हाथों बने सागर को पढ़ा लिखा माना गया, समाज उसे बचा नहीं पाया।
यानी अनपढ़ एक बंजारा जो वहाँ सागर बनाकर गया, उसे पढ़े लिखे लोग भी बचा नहीं पाए। पर वो कहते हैं कि माता पिता तालाब की मिट्टी काटते हैं, पाल पर चढ़ाते हैं, न जाने कितने शहर कितने गांव इन्हीं तालाबों के कारण ही टिके हुए हैं। आज भी बहुत सी नगर पालिकाएं आज भी इन्हीं तालाबों में ही पल रही हैं। आज भी इन्हीं के दमखम खेतों को पानी मिल रहा है। बीजा की डाह जैसे गांवों में आज भी सागरों के वही नायक नए तालाब फिर से खोद रहे हैं और पहली बरसात में उन पर रात भर पहरा भी देते हैं। तो यही है कि तालाब जो मजबूत पत्थर के बने पुराने किले खंडरों में नहीं बदलते, कई तरह से टूट चुके समाज में तालाबों की स्मृति अभी भी शेष है। पर वही लेखक यही कह रहे हैं, आज भी तालाबों की ज़रूरत है, नहीं तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पानी की कमी तो होगी ही। और पानी की अहमियत हमें अभी समझनी चाहिए, पानी का संरक्षण हमें करना चाहिए।